Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की ये वीडियो। आपको हर उस एग्जाम में फ़ायदा पूछेगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के स्पेशल डे के बाद साथ में। आज का हमारा स्पेशल डे है जुलाई 6 को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। वैसे तो कोरोना वायरस के आने के बाद में तो इवनली सबको पता ही चल गया है कि जेनेटिक डिजीज़ क्या होती हैं। ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। सो इसके बारे में बहुत कुछ बताना है मुझे, लेकिन हम बात करेंगे क्वेश्चन के बाद में, क्योंकि अगर मैं पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप क्वेश्चन क्या देंगे, आंसर क्या देंगे, पहले पता चल जाएगा सब कुछ। हमारा क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसकी रेफरेंस में? जूनोटिक डिजीज़ की रेफरेंस में। हमारी पहली स्टेटमेंट है जूनोसिस। ये स्प्रेड होता है इन्फेक्शन डिजीज़ जो एनिमल के अंदर होता है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। इनके अंदर जो जूनोटिक वायरस है वो कैसे चला जाता है? उनके पेट से, क्योंकि हम आप जानते ही हैं कि आजकल लोग हैं वो डॉग्स एंड कैट्स ये सब रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो उनसे इनके अंदर चला जाता है, या फिर कोई फार्म एनिमल करता है, जैसे कि मुर्गी पालन है, मछली पालन है, ये सब करते हैं, तो उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर हंटिंग की जाती है उनकी, कोई शिकार का शौक रखता है तो उसके थ्रू भी फैल सकती है। या फिर बचरिंग की जाती है, जो मतलब कि बूचड़ खाने होते हैं जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है और फिर आगे बेचा जाता है, तो वहाँ से भी ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़। 2021 की थीम रखी गई है वर्ल्ड जूनोटिक डिजीज़ की डे की। ये क्या है? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे है, ये हर साल 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके बारे में हम बात करें तो इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। 6 जुलाई 1885 को क्या हुआ था? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पोस्चर। आई होप इनका नाम सबको पता ही होगा। इन्होंने जूनोटिक डिजीज़ से रिलेटेड फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। और इसका दूसरा रीज़न क्या है था कि अवेयरनेस फैलाई जा सके जूनोटिक डिजीज़ के बारे में, जो कि जैसे कि पहले फैले हैं। वेस्ट नाइल वायरस फैला था, एविएशन इन्फ्लुएंजा फैला था, और इबोला के बारे में तो मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा। कोविड-19 जैसे मैंने आपको बोला ही था, ये परफेक्ट एग्जांपल है हमें जानने के लिए कि जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं। ये ह्यूमन जानवरों से इंसान के अंदर फैलती हैं, इनको जूनोटिक डिजीज़ बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है एनिमल से इंसान के अंदर ही फैल सकती है, ह्यूमन से एनिमल के अंदर नहीं फैल सकती। ऐसा भी है कि अगर कोई भी किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि हमें इन्फेक्शन हुआ है, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिन पेट्स के मालिकों को इन्फेक्शन हुआ है, उनके जो पेट्स हैं उनको भी इन्फेक्शन देखने को मिला है कोविड-19 का। हम रिसेंट एग्जांपल ले सकते हैं। तो उसको क्या बुलाएंगे? उसको रिवर्स जूनोसिस या फिर एंथ्रोपोनोसिस बुलाया जाएगा। एनिमल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है जूनोटिक डिजीज़ का फैलने का, क्योंकि हम आपको पता ही है ज़्यादातर लोग जो जानवर हैं वो पालना पसंद करते हैं। और इवन गांव में तो ऐसा है कि हर घर में आपको कोई ना कोई जानवर तो देखने को मिल ही जाएगा। जैसे डॉग्स भी मिल जाते हैं, और हमारे घर पे जैसे गाय भैंस तो मिल ही जाती हैं सबकी, वो भी तो जानवर ही हैं, उनका हम दूध भी पीते हैं। सो फिर इसका हम डेटा देखते हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसे हम CDC बुलाते हैं, इसके अकॉर्डिंग 75% जो नई डिजीज़ निकल कर आ रही हैं वो सबकी सभी जूनोटिक डिजीज़ हैं, मतलब कि एनिमल से निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे जो रिसेंटली देखने को मिले हैं हमें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये पाई गई है जो लाइव स्टॉक है, एनिमल वाइल्ड एनिमल्स उनके अंदर पाई जाती है। और ये किसके थ्रू फैलती है? जो फ्लाई बाइट के थ्रू फैलती है, मतलब कि कोई भी मक्खी है वो उनको काट लेती है और फिर किसी इंसान के ऊपर फैलती है, फिर किसी और जानवर के ऊपर बैठती है और उसे काट लेती है, तो वो उसके थ्रू उसके दूसरे के अंदर भी फैल जाती है। फिर बर्ड फ्लू है, इसके बारे में तो इवन सबको ही पता होगा, क्योंकि ये चिकन से फैलती है। और बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स और इवन दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिकन बहुत चाव से खाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो अंदर और भी काफ़ी तरह का मीट खाते हैं, उनसे भी फैल सकती है। जैसे कि ये चिकन और वाइल्ड बर्ड से फैलती है, और इसका ट्रांसमिशन होता है उनके क्लोज कांटेक्ट में आने से ही। स्वाइन फ्लू है, ये पिग्स जो होते हैं जो नॉर्मली हमें सड़कों पर घूमते हुए मिल ही जाते हैं, उनके क्लोज कांटेक्ट में आने से फैलता है। इबोला वायरस है, इसके बारे में हमें पता है कि अफ्रीका के अंदर इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ये मेनली मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगटून्स इनके द्वारा फैलता है।
जो कि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलता है। मेनली तो आप समझ ही सकते हैं, इतने सारे केसेस देखे हैं हमने, तो क्लोज कॉन्टैक्ट में ही आने से फैलते हैं सबसे ज़्यादा। तो फिर रेबीज़ है होता है, और रैट की बाइट की वजह से, रैट अगर हमें काट ले या फिर म्यूकस की वजह से या फिर यूरिन उसका कहीं पे हो और उसके कांटेक्ट में हम आ जाएं तो उससे भी फैलता है। फिर है एंथ्रैक्स, ये पिग्स के अंदर, कैटल्स के अंदर, हॉर्स के अंदर, गोट्स के अंदर, शिप्स के अंदर, कैमल के अंदर, इन सभी के अंदर पाया जाता है। और ये ट्रांसमिट होता है इनकी स्किन से, अगर हमारा कांटेक्ट होता है, मतलब कि अगर हम इनके आसपास में सांस लेते हैं तो उसकी वजह से इनकी जो स्पोर्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ये फैल सकता है, हमारे अंदर भी हो जाता है ये। फिर डायरिया है, फूड बॉर्न इलनेस है, ये मेनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताइए डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, जो पेट्स होते हैं हमारे, या फिर गाय भैंस जो आप रखते हैं दूध के लिए, उनके थ्रू फैलते हैं, उनके मीट के थ्रू फैलती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। उनके जो कच्चा या फिर अनकुक्ड बिना पका हुआ मीट है उसको खाने से फैलती है। फिर नीपा वायरस है, इसके भी केस हमारे केरल में भी देखने को मिले थे। प्रीमेट्स और रोडेंट्स के द्वारा फैलते हैं, ये इनके भी अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो ही फैलता है ये। फिर है लेप्रोसी, ये माइस, मंकी और रैबिट्स के द्वारा फैलता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलेगा या फिर इनका मीट है उसको कंज्यूम करेंगे तो फैलेगा। अगला क्वेश्चन हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसकी रिस्पेक्ट में, जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, उसके बारे में देख लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है गैदरिंग, मतलब कि 4 या उससे ज़्यादा बंदे एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, इस बात के लिए मना करता है ये। कोई भी ऑर्डर है इसका वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन अगर मामला हो डेंजर का, किसी की लाइफ को, किसी की हेल्थ को या फिर किसी की सेफ्टी को, तो उसको या फिर राइट, कोई भी राइट्स जैसे कि दंगे फसाद होने की बात हो, तो उसको रोकने के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ तक के, 6 मंथ के लिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट। की अथॉरिटी है, उन्होंने बैन कर दिया है स्टोरेज करना, उन्होंने बैन कर दिया है क्या, ड्रोन, और ड्रोन की जैसे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि 27 जून को पाकिस्तान की तरफ से हमें जो हमारा जो जम्मू एयरबेस स्टेशन है उसके ऊपर अटैक होगा था, उन्होंने ड्रोन के थ्रू अटैक किया था ऊपर, उसकी वजह से हमने ये बैन कर दिया है। हमारे जो श्रीनगर की अथॉरिटी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर कोई भी इसे रख भी नहीं सकता, सेल भी नहीं कर सकता, पोसेशन नहीं कर सकता, उसको यूज़ भी नहीं कर सकता, और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट कर सकता है इसको, तो ये सब बैन कर दिया गया है। इसके मेनली हम 2 रीज़न समझ सकते हैं। पहला तो पाकिस्तान को शांति बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारा जो प्यारा भाई है उसको शांति बिल्कुल ही पसंद नहीं है, समझ सकते हैं, क्योंकि जो फरवरी 2021 है उस टाइम से सीज़ फायर लगा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेंशन्स बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। और दूसरा हम मान सकते हैं कि जो कश्मीर के अंदर जो पीस प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है वो उससे वापस से हम स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बारे में जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी मीटिंग फिक्स की थी, मीटिंग की गई है उनकी जो कश्मीर के जो डेलीगेट्स हैं, कश्मीर से जो लोग आए थे उनके साथ में, ताकि उसे वापस से वहाँ पे असेंबली को बनाया जा सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, किसके बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किसके बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर को, और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर साइन की गई थी, 9 ईयर के नेगोशिएशंस के बाद में, मतलब 9 साल हमने एक दूसरे के साथ में माथापच्ची की, उसके बाद में इसको साइन किया। फिर यूनाइटेड नेशन भी इसका सिग्नेटरी है। फिर अगली स्टेटमेंट है, रावी, सतलज, ब्यास ये एलोकेट की गई हैं इंडिया को, और इंडस, झेलम और चेनाब ये एलोकेट की गई हैं पाकिस्तान को। फिर चाइना और अफगानिस्तान भी इसके कुछ छोटा सा शेयर है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ये, मतलब कि इनका भी कुछ हिस्सा है उसके अंदर, लेकिन ये इस ट्रीटी की सिग्नेटरी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज यहाँ पे यूनाइटेड नेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ल्ड बैंक, इसका वर्ल्ड बैंक सिग्नेटरी है, ना कि यूनाइटेड नेशन। फिर हम देख लेते हैं इसके बारे में। जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो करंटली काम कर रहे हैं इस विषय के ऊपर कि वो एक्सेस वाटर जो दिया जाता है पाकिस्तान को, हम इंडस वैली जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग जो पानी देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम पाकिस्तान को पानी देते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए नॉन कंजर्वेटिव और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी हमने पानी दिया। उन्होंने उनकी हरकतों से बाहर जा गए, वो हम परेशान हो चुके हैं। ये 1960 के अंदर साइन की गई थी ये डील। वर्ल्ड बैंक भी इसका सिग्नेटरी है, और इस ट्रीटी के अंदर
जो थ्री ईस्टर्न रिवर्स हैं, जैसे कि रवि है, सतलुज है, ब्यास है, ये इंडिया को एलोकेट की गई थी, जबकि वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब है, ये पाकिस्तान को अलॉट की गई थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इनको परमिशन दी थी। अब देख ही सकते हैं इंडिया ने इसको कितनी सारी लेवरेजेस दी हैं पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा श्रीनगर रीजन है जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे जो हमारा जम्मू एयरबेस है उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, ड्रोन अटैक कर दिया था। अब हम देख लेते हैं रिवर्स को। ये इंडस रिवर है, ये झेलम रिवर है, ये चेनाब रिवर है, ये एलोकेट की गई है पाकिस्तान को, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज है ये इंडिया को एलोकेट की गई हैं। उनको कंसिडर करना है हमें किसके बारे में, लीफ कोएलिशन। ये कोएलिशन देखने को मिला है जो रिसेंटली न्यूज़ में, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है ये ध्यान रखना। ये कलेक्टिव है किसका है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की गवर्नमेंट्स का, और इसका एम है प्रोटेक्ट करना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। हमें बताने में से कौन सी स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। लीफ के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लोवरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। ये कोएलिशन है जिसे अनाउंस किया गया है, उसके अंदर जो लीडर्स की समिट हुई थी क्लाइमेट के ऊपर, जो लीडर्स की समिट हुई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर अनाउंस किया गया है। लीफ कोएलिशन है वो एक अपनी तरह का एक लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है जिसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, और ये कलेक्टिव है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की गवर्नमेंट्स का, जिसके अंदर क्या किया गया है कि $1 बिलियन का फंड प्लान किया गया है कि इतना हम ऑफर करेंगी कंट्रीज़ को जो कमिट कर रही हैं, ताकि अरेस्ट किया जा सके डिक्लाइन को। उनके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसका टारगेट रखा गया है 2030 तक इसे कंप्लीट करना है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका भी टारगेट 2030 तक ही रखा गया है। लीफ कोएलिशन है वो एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव है ताकि रिड्यूस कर सकें हम जो हमारा जो REDD+ का मैकेनिज्म है उसको फॉलो किया जा सके, उसको मीट किया जा सके, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एम को। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। REDD+ का ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC बुलाते हैं। ये इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो कार्बन लॉक है हमारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, उस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के किनका जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, उनको उसके अंदर प्रोपल किया जाएगा, उसके अंदर प्रोपलिंग की जाएगी। इसके थ्रू कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प की जाएगी कि वो मिटिगेट कर पाएँ अपने जो क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं उनको। सभी स्टेटमेंट को हमें किसके रेफरेंस में बात करनी है, किसके रेफरेंस में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसरो के बारे में बताना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंडियन नेशनल कॉपरेशन कमेटी, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे हम INCOSPAR बुलाते हैं, उसे एस्टेब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसे हम DAE बुलाते हैं, 1962 का। 1972 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसे हम DOS बुलाते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। देख लेते हैं इसके बारे में। इसरो ने पार्लियामेंट्री इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने नोट दे दी है किसको, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को, ताकि हम, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने टेक्निकल असिस्टेंस मांगी थी ताकि वो सैटेलाइट TV क्लासरूम चलाए जा सकें, ताकि जो गैप आया है कोविड-19 की वजह से, आप जानते हैं काफ़ी सारे लॉकडाउन्स रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे इवन मीम भी बना दिए गए हैं कि डॉक्टर साहब बताइए कि इससे हमारे बच्चे को समझाइए कि स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो ये गैप है, मजाक की तो वैसे बहुत बातें होती हैं, लेकिन सीरियस बात ये है कि बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला है बच्चों की स्टडीज़ के रिलेटेड। तो उसे ब्रिज करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। जो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं वो लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री पैनल को, जो कि जिन्होंने इसरो के साइंटिस्ट से कहा भी था कि वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं ताकि हम स्टार्ट कर पाएँ
सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स को स्टूडेंट्स के लिए, जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि उनका जो सिलेबस है, जो स्कूल का सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से। ये कमेटी है, ये एक्सप्लोर करना चाहती है कि सैटेलाइट टीवी क्लासरूम को ताकि ब्रॉडकास्ट किया जा सके स्कूल बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, ताकि स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल सके उसकी, और क्लस्टर क्लासरूम के अंदर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और कोई भी इशू नहीं होगा इसके अंदर स्मार्टफोन और जो डेटा कनेक्टिविटी है उससे रिलेटेड। क्योंकि हम जानते हैं कि गाँव के एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सिर्फ 17% फ़ोन तो वैसे देखो कि सभी के पास में देखने को मिल जाता है, मोस्टली मिल ही जाता है, लेकिन सिर्फ 17% जो डेटा है हमारा एसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ 17% ऐसे वो रूरल एरिया के लोग हैं जिनको एक्सेस मिल पाती है इंटरनेट की। फिर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये हमने इसके बारे में स्टेटमेंट देखी है। ये नेहरू जी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर बनाई गई थी 1962 के अंदर, और इसके जो साइंटिस्ट हैं वो कौन थे, इसे किसके द्वारा अर्ज किया गया था, विक्रम साराभाई के द्वारा, जिनके नाम पे हमें स्पेस रिसर्च स्टेशन भी मिला है। क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है जो विक्रम साराभाई के नाम पे बना है? फिर है INSPOR, INCOSPAR, ये ग्रो की है और ये बनी है बाद में, ये आगे बढ़कर इसरो बनी है, जिसे 1969 के अंदर बनाया गया था DAE के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। ये 1972 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्वेश्चन है। कंसिडर करना है हमें इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, निपुण भारत इनिशिएटिव, ये रिसेंटली लॉन्च किया जा रहा है, उसके बारे में। निपुण भारत ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा। ये 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर ये 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, जिसके अंदर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पार्ट है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो समग्र शिक्षा अभियान, उसका पार्ट है ये। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये भी सभी की सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये लॉन्च की जाएगी ताकि इम्प्रूव किया जा सके न्यूमेरेसी और फाउंडेशन रीडिंग, और इसके साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स की। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसके अंदर इंश्योर किया जाएगा कि सभी बच्चे हैं वो अचीव कर पाएँ डिज़ायर लर्निंग को और कॉम्पिटेंसी को, किसके अंदर, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर और न्यूमेरेसी के अंदर ग्रेड 3 तक। ये 2026 और 27 के अंदर टारगेट रखा गया है। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लगाने चाहिए हमें हमारी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, जिसे हम CTRI बुलाते हैं। ये पोर्टल है, ये जॉइंट इनिशिएटिव किस का हमें बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च, CCRAS में से कौन सा कोड है वो करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इंक्लूड नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ICMR और CCARS है। चलिए देख लेते हैं इसको। CTRI पोर्टल है वो सिग्निफिकेंट स्टेप है किसके लिए? वर्ल्ड वाइड जो विजिबिलिटी है उसके रिस्पेक्ट में आयुर्वेदा के रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है कि इनके ट्रायल्स पूरे नहीं होते हैं या फिर सही नहीं होते हैं, या फिर उसके डेटाबेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। तो उसको इन्हेंस करने के लिए और उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए और उसको एक इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर तो ये बहुत ही मतलब पारंपरिक चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, और घर में भी हम जैसे कि दादी के नुस्खे बुलाए जाते हैं उनको, वो यूज़ करते ही हैं। सो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इनको इन्हेंस कर पाएँ और इसको एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ ताकि सभी इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ आयुर्वेदिक चीज़ों को, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ये आयुर्वेदा डाटाबेस है, ये CTRI का जॉइंट डेवलपमेंट है, जो कि किस के साथ में मिलकर, ICMR के साथ में और CCRAS के साथ में मिलकर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में। इस ओकेजन के ऊपर काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जैसे कि AMR, साही, EMEDHA और RMIS, ये भी लॉन्च किए जाएंगे
और इनके बारे में अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा ताकि डेवलपमेंट की जा सके। जो कि डेवलप किए गए हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसे हम CCIRS बुलाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है मुझे, आप इसको भी ध्यान में रखिए। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। CTRI के बारे में, ये एक प्राइमरी रजिस्टर है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रिलेटेड, जो कि इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके अंदर क्रिएट किया जाएगा आयुर्वेदा डाटाबेस, ताकि CTIRI फैसिलिटीज़ हैं वो मेक श्योर कर सके कि आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जा सके क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर, जो कि मेटा डेटा होता है आयुर्वेदिक इंटरवेंशन से रिलेटेड, जो जिनका बेस है। आज तक की डेट में क्लिनिकल ट्रायल्स जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के अंदर ऑन टर्मिनोलॉजी हुआ है, वो बोरो किए जाएंगे मॉडर्न मेडिसिन के, जो कि मॉडर्न मेडिसिन से बोरो किए गए हैं। और इसकी टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से लाई जाएगी, वो बोरो की जाएगी मॉडर्न मेडिसिन से। इस पोर्टल के अंदर जॉइंट एफर्ट किसके डाले गए हैं, ICMR के, CCRS के, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के, CCRS के, और आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है वो पार्ट बन गई है CTRI का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसकी रिस्पेक्ट में, हाजिया सोफिया म्यूजियम, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे वो हमारे पहले स्टेटमेंट है, ये लोकेटेड है टर्की के अंदर। हाजिया सोफिया है, ये लिस्टेड है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। हाजिया सोफिया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हाजिया सोफिया है, ये लिस्टेड है किसके अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, जो कि यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसकी फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, बिकॉज दोनों की स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। टर्की का जो हाई कोर्ट है वो कन्विंस हो गया है और उसने डिसाइड किया है कि वो टर्न करेंगे इस्तांबुल के अंदर जो लोकेटेड है हाजिया सोफिया म्यूजियम, उसे मॉस्क बनाया जाएगा, उसे मस्जिद बनाया जाएगा। हाजिया सोफिया है, ये लिस्टेड है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को बुलाते हैं, उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ये लिस्टेड है। इसे सन 1500 ईयर्स ओल्ड, ये एक 1500 ईयर्स ओल्ड आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, जिसे 532 AD के अंदर बनाया गया था। ये ओरिजिनली ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पैट्रियार्कल कैथेड्रल है, जो कि 1453 के अंदर टर्न किया गया था ऑटोनोमन एम्पायर के द्वारा, मॉस्क बना दिया गया था इसे। और 1932 के अंदर जो मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क हैं, वो फाउंडर माने जाते हैं टर्की के। उन्होंने इस उसे म्यूज़ियम बना दिया था। उन्होंने इस मॉस्क को बाद में म्यूज़ियम बना दिया गया था, ताकि वो हमारे अपनी जो टर्की है उसको क्या बना सके, और भी ज़्यादा सेक्युलर बनाया जा सके। और काफ़ी सारे जो इस्लामिक ग्रुप हैं और नेशनलिस्ट हैं कंट्री के अंदर, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी सारे टाइम से डिमांड कर रखी थी कि हाजिया सोफिया को फिर से मॉस्क बना दिया जाए। और 2019 के अंदर जो टर्की के प्रेसिडेंट थे रिसेप ताइप अर्दोगान, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि वो इसे फिर से मॉस्क बना देंगे। हालांकि बाद में काफ़ी सारी सिचुएशन उलट पुलट हो गई और वो अपनी पोस्ट से हट गए, तो वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अभी इसके बारे में बातें चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बोल्ड, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा A, बिकॉज ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये बैम्बू, जो हमारा बांस होता है, उससे रिलेटेड है। वैसे आपको पता है बांस एक घास होता है एक टाइप का, मुझे भी बहुत टाइम के बाद पता चला था, तब मैं शॉक्ड हो गई थी कि बांस एक घास है। प्रोजेक्ट बोल्ड जो बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, मतलब कि रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं प्रोजेक्ट बोल्ड, जिसकी फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड एंड इन ड्रॉट। इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, जिसे हम इन शॉर्ट KVIC बुलाते हैं।
ये इस तरह की पहली एक्सरसाइज है इंडिया के अंदर जो कि लॉन्च की गई है। ट्राइबल विलेज कहाँ से, जो निचला मांडवा उदयपुर राजस्थान के अंदर लोकेटेड, वहाँ से लॉन्च की गई है। ये अपनी तरह की एक यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जिसके अंदर कंबाइंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं ताकि रिड्यूस किया जा सके डेजर्टिफिकेशन को और प्रोवाइड की जा सके लाइवलीहुड, और मल्टी डिसिप्लिनरी जो रूरल इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट किया जा सके। इसके अंदर क्रिएट किया जाएगा बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस को, जो कि एरिड और सेमी एरिड लैंड जोन देखने को मिलते हैं। वहाँ पे 5000 सैपलिंग्स हैं, वो स्पेशल बैम्बू स्पीसीज की देखने को मिलती हैं, जैसे कि बम्बूसा टुडला और बम्बूसा पोलीमोर्फा। ये स्पेशली ब्रॉड किए जाते हैं आसाम से, ये स्पेशली आसाम से मंगवाए जाते हैं और ये प्लांट किए गए हैं 24 बीघा जो, और ये कितना एरिया के अंदर लगाए गए हैं, ये 25 बीघा के अंदर लगा दिए गए हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि 16 एकड़ बनेगा। ये एक वैकेंट एरियड ग्राम पंचायत की लैंड थी, उसके ऊपर इन्होंने लगा दिया है। और KVIC ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि एक ही दिन के अंदर इतने ज़्यादा बैम्बू सैपलिंग्स लगाए गए हैं एक ही लोकेशन के ऊपर। ये इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है, किसका पार्ट माना गया है ये KVIC के द्वारा, जो खादी बैम्बू फेस्टिवल है जिसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमारी जो 75th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस डे की, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका नाम दिया गया है। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है और मुझे लगता है इसके ऊपर अगर वीडियो भी बनाने लग जाएँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे क्या क्या किया जाएगा, तो उसके लिए लगता है कम से कम 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए और बहुत ही इसको और भी स्पेशल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं उस दिन क्या होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है बागराम एयरबेस, ये कहाँ पे लोकेटेड हमें ये बताना है। पिक्चर देख के वैसे आप समझ ही गए होंगे कहाँ पे बात हो रही है। हमारे ऑप्शन हैं इजराइल, इराक, पैलेस्तीन और अफगानिस्तान। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, बागराम एयरबेस ये काबुल के बहुत ही ज़्यादा पास में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है वो भी टच करता है अफगानिस्तान को, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और यहाँ पे ईरान है, ये सभी इसको टच करते हैं। US की और नेटो की जो फोर्सेस हैं वो हमें पता है कि अफगानिस्तान को छोड़कर जाने की बातें चल रही हैं। सो बागराम एयरबेस है उसको छोड़ दिया गया है, जो कि एक मेन सेंटर माना जाता था कि मिलिटेंट्स के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ा जाता है। पिछले 20 साल से ये मेन एयरबेस रहा है, लेकिन इसे अब छोड़ दिया गया है और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है US ऑफिशियल के द्वारा। जो अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये पुल आउट करने का सिग्नल है अफ़गानिस्तान से कि US की फोर्सेस हैं, वो जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो सभी अफ़गानिस्तान को छोड़कर बाहर जा रही हैं। और ये विड्रॉल है, ये और विड्रॉल जो स्परलिंग बेस से हुआ है वो जो कि नॉर्थ में है काबुल के, जो कि मेन जिहादिस्ट ग्रुप है तालिबान का, और इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो अफ़गानिस्तान के वो तालिबान के कंट्रोल के अंदर हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने कहा था कि US फोर्सेस हैं वो 11 सितंबर तक निकल जाएंगी। और 11 सितंबर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये डेडलाइन दी गई है, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है कि 11 सितंबर 2001 को हमारे जो अमेरिका के ऊपर अटैक देखने को मिला था और इसके अंदर लगभग से 3000 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये अटैक है अलकायदा के द्वारा किया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल जिहादिस्ट ग्रुप है जिसे सपोर्ट किया गया है तालिबान के द्वारा। और जिसका मेन बेस था वो कहाँ पे लोकेटेड था? अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड था, जिसे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था 1990s तक। उसके बाद में जो US की कोएलिशन वाली फोर्सेस हैं उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इनको डिफीट किया है, इन ग्रुप्स को डिफीट किया। हालांकि अब तालिबान बहुत ही ज़्यादा उभर कर आ गए हैं। और वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वही बात है कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो सांप एक दिन आपको काटेगा ही। ये सभी काम किए गए हैं खुद USA के द्वारा। उन्होंने खुद तालिबान को सपोर्ट किया, उनको पैसे दिए थे, उनको हथियार सप्लाई किए थे ताकि वो रशिया को टैकल कर सकें। और बाद में आप समझ सकते हैं कि अगर वो मैंने आपका एग्जांपल दिया ही है, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो काटेगा ही। बाद में इसने खुद ही अमेरिका के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। ये हमारा कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है पोषण ट्रैकर ऐप है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, आपको बताऊंगी मैं इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है। ये लॉन्च की गई है
कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस यहाँ पे मिनिस्ट्री आएगा, मैंने ठीक नहीं किया अभी भी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट हाउस ने ऑर्डर दिया है आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि अगर वो इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उनकी जो पेमेंट है उसको कट कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो दूध नहीं पीता है तो वो थप्पड़ लगेगा, ऐसे वाली बात है ये। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो सर्विसेज हैं इनके द्वारा दी जाती हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका पर्पज़ क्या है? ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा सके। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब कि जो आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं, अपने बेनिफिशरीज़ के लिए उसको ट्रैक किया जाएगा इसके अंदर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये टेक्नोलॉजी है वो रियल टाइम ग्रोथ और मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग करेगी बेनिफिशरीज़ को, ताकि इंपॉर्टेंट फीचर है जो करेगी, ताकि जैसे करेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पोषण अभियान का। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आज देना है। पंचमोली लेक ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। यहाँ पे ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमें ये बताना है कौन से स्टेट के अंदर। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात, तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। और ये आप जो मगरमच्छ देख रहे हैं ये वहीं से ली गई पिक्चर है। इसी से रिलेटेड है, कुछ बात बता देती हूँ मैं आपको। 194 जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको रीलोकेट किया गया है ताकि ये टूरिस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इतना हिंट देना आई थिंक काफ़ी होगा आपके लिए कि ये कहाँ की बात की जा रही है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर।